Exceptionally, summer is my favorite season and I love sunlight so much. सर्दियों में मेरा लगभग पूरा का पूरा दिन ही सनलाइट में निकलता था और मैं रेगुलरली अपनी डाइट में कर्ड और मिल्क को भी इंक्लूड करती थी। सो हेलो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आपको ये लगता है कि जॉइंट पेन और हड्डियों की समस्या सिर्फ 50 प्लस लोगों में ही हो सकती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ, being 27 years old, I have already faced severe knee pain, back pain and even finger joint pain. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैं बहुत ज़्यादा सनलाइट एक्सपोजर करती थी। स्टिल मेरे अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डिफिशियंसी पाई गई, जिसकी वजह से मैंने बहुत महीनों तक नी पेन को बर्दाश्त किया, वो भी छोटा मोटा या हल्का नी पेन नहीं, इतना ज़्यादा सीवियर नी पेन कि मेरे लिए 5 मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल था। खड़े होकर पढ़ाना, खड़े होकर किचन में काम करना भी मुझसे नहीं होता था। मैंने फर्स्ट टाइम नी पेन को एक्सपीरियंस किया था लगभग 1.5 साल पहले, जब मैं सीढ़ियां उतर रही थी। लगभग 80% सीढ़ियां मैंने उतर ली थी, सिर्फ 3 से 4 सीढ़ियां ही उतरना रहता था जिस वक्त मैंने पहली बार नी पेन को फील किया। क्योंकि मुझे बस 3-4 सीढ़ियां और उतरना था, तो जैसे तैसे मैं उतर गई और उसके बाद मेरी नीज में पेन नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम सिर्फ सीढ़ियां उतरने चढ़ने में ही पेन हुआ था, फ्लैट वॉकिंग में कोई भी पेन नहीं था। तो इस बात को मैं आसानी से भूल गई और ये बात पर मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया। अगेन लगभग 2.5-3 महीने के बाद सेम सिचुएशन मेरे साथ रिपीट हुई। जब मैं सीढ़ियां उतर रही थी तो दोबारा से मुझे नी पेन हुआ। उस टाइम मेरा सिटिंग बहुत ज्यादा था, लगभग 8 से 10 घंटे में लगातार बैठी रहती थी। इस वजह से मुझे लगा कि शायद मेरे लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन कम है, इस वजह से पेन हुआ होगा। लेकिन ये एक अलार्म था मेरे लिए कि आगे चल के मेरी नीज में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। लेकिन मोस्टली लोगों की तरह मैंने इस चीज पर उस वक्त ध्यान नहीं दिया और मैंने इसको टोटली इग्नोर किया। तो 2 बार सीढ़ियां उतरते हुए नी पेन फील करने के बाद तीसरी बार मैंने नी पेन को फील करा, उस टाइम जब मैं बिल्कुल भी मोशन में ही नहीं थी। रात को लगभग 2:30 बजे जब मैं सो रही थी, मैं उस वक्त पैर को मोड़ करके सो रही थी और जैसे ही मैंने नींद में अपने पैर को सीधा किया, मेरे घुटने में इतना जोर से दर्द हुआ जो कि बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था, इनटॉलरेबल था। रात के 2-2:30 बजे उठकर ही मुझे तुरंत अपने घुटने पर मसाज करना पड़ा। वो पेन इतना ज्यादा हॉरिफाइंग था मेरे लिए। यही वो टाइम था जब मुझे पता चल चुका था कि दिस पेन इज नॉट नॉर्मल, समथिंग वेरी सीरियस इज गोइंग रॉन्ग विद माई नी। स्टिल जो ये पेन था लगभग दोपहर तक मुझे हल्का हल्का हो रहा था, उसके बाद ये पूरी तरह से ठीक हो गया। तो मुझे लगा कि अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो क्या बोलूंगी, कहाँ पेन है, कैसे पेन है, क्यों पेन है। मेरे पास इन सवालों का जवाब नहीं था, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास। मैं नहीं गई और अचानक से मेरा प्लान बना वैष्णो देवी जाने का। तो जैसे ही मैं वैष्णो देवी गई, यू ऑल नो कि वहां पर बहुत लंबी चढ़ाई और उतरना पड़ता है। तो चढ़ते वक्त ही मुझे ये एहसास हो चुका था कि मेरे घुटनों में एक सीरियस दिक्कत दोबारा से शुरू हो चुकी है और मेरे लिए शायद उतरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। स्टिल आई केप्ट वॉकिंग और उस वक्त जब मैंने उतरना वापस से शुरू करा तो मेरे घुटनों ने मुझे टोटली जवाब दे दिया। एक कदम भी मेरे लिए नॉर्मली आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं था। मैं अपना जो पूरा का पूरा बॉडी है उसको टिल्ट करके पैर को पूरा सीधा रखे आगे रखे जा रही थी, क्योंकि मेरी नी के लिए बेंड होना पॉसिबल नहीं था। अगर मैं अपनी नी को बेंड कर रही थी तो एक कदम भी मुझसे आगे नहीं बढ़ता, मैं वहीं बैठ जाती। पूरी बॉडी को टिल्ट करके चलना इतना मुश्किल था कि मैं हर 3-4 मिनट के बाद ब्रेक लेके स्टॉप लेके उतरती हुई आई हूँ और पूरी रात मुझे उस चीज में लग गई। ये सारी सिचुएशन फेस करने के बाद इतना तो मुझे श्योर था कि डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा। ये कोई नॉर्मल पेन नहीं है जिसको मैं इग्नोर कर दूं और अपने आप से ठीक हो जाए। तो जैसे ही मैं घर रिटर्न आई, उसके बाद मैंने डॉक्टर को विजिट करा। तो यहाँ मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगी नी का पूरा स्ट्रक्चर। ये तो आप सबको पता ही है कि नी एक जॉइंट होता है, जॉइंट ऑफ बोन्स। एक हमारी थाई बोन होती है और 2 होती है हमारी लोअर लेग बोन, जिनका नी पर जॉइंट होता है। आपको भी पता है कि बोन से बोन कनेक्ट होती है लिगामेंट के थ्रू।
लिगामेंट एक स्पेशल टिश्यू होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से जॉइंट मूव कर सकता है और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो पहला कारण जिसकी वजह से नी पेन हो सकता है वो हो सकता है लिगामेंट टियर। किसी चोट या इंजरी की वजह से अगर लिगामेंट में डैमेज होता है तो भी नी पेन होता है। सेकंड जो कंपोनेंट आपकी नी में होता है वो होता है कार्टिलेज। जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी हड्डियों को जोड़ने के लिए उनके बीच में कार्टिलेज होता है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्योंकि आप सबको भी पता है हड्डी होती है सॉलिड, उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो हड्डियों को फ्लेक्सिबिलिटी और मूवेबिलिटी देने के लिए उनके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है और ये कार्टिलेज एक शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह भी काम करती है, जिससे कि चोट लगने पर डायरेक्ट जो शॉक है वो हड्डियों पर नहीं जाता। तो नी पेन का सेकंड रीजन हो सकता है कार्टिलेज टियर या फिर कार्टिलेज डैमेज, जिसको कि मेनिस्कस टियर भी बोला जाता है। थर्ड रीजन जो कि बहुत रेयर होता है लेकिन सीढ़ियां उतरने और चढ़ने के दौरान होने वाले नी पेन का कारण हो सकता है, वो होता है पटेला। पटेला मीन्स नी कैप, एक ऐसी हड्डी जो कि नी को कवर करती है ऊपर से, ताकि लिगामेंट और कार्टिलेज पर डायरेक्ट कोई भी इंजरी या चोट ना लग सके। तो अगर पटेला का शेप अप्रोप्रिएट नहीं है तो कई बार सीढ़ियां उतरते या चढ़ते वक्त पटेला दूसरी हड्डियों के साथ कोऑपरेशन में काम नहीं कर पाता और वहां पर उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, जिससे कि नी पेन हो सकता है। लेकिन एक्सरेज और बाकी टेस्ट से इतना क्लियर हो चुका था कि मेरी पटेला, लिगामेंट और कार्टिलेज में कोई भी इश्यू नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे नॉर्मली 5 से 6 दिन का दवाई का कोर्स दिया जो मैंने कंप्लीट किया एंड टोटली रिवर्स ऑफ माय एक्सपेक्टेशन। मैंने एक्सपेक्ट करा था दवाई ली है आराम होगा, पहले जो पेन मुझे नॉर्मली सीढ़ियां चढ़ने उतरने में होता था वो अब मुझे नॉर्मल फ्लैट वॉकिंग में भी होने लगा। खड़े रहने में मेरे घुटनों में पेन था, इवन 5 मिनट भी खड़े रहकर मैं पढ़ा नहीं पाती थी या फिर 5 मिनट भी मैं आराम से खड़े होकर किचन में काम नहीं कर पाती थी। मुझे कॉन्टिन्यूसली मूव करना पड़ता था, अपनी लेग्स को रेस्ट देना पड़ता था। इवन 5 मिनट के लिए भी मैं कॉन्टिन्यूसली अगर खड़ी रहती तो मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता था मेरे नीज पर। तो अगेन उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि अब मुझे ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। जब मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो एक ऐसी रिपोर्ट उसमें आई जिसको देखकर मैं टोटली शॉक थी कि ये तो हो ही नहीं सकता, शायद ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये गलत है। पर क्योंकि मेरे घुटनों में, मेरी हड्डियों में, मेरी बैक पेन था, फिंगर जॉइंट पेन था, घुटनों में तो बहुत ज्यादा पेन था जो कि इनटॉलरेबल था, उससे मुझे ये मानना ही पड़ा कि नहीं, कोई इशू तो डेफिनेटली है मेरी बोन्स में और जॉइंट्स में और वो इशू यही हो सकता है। और ये इशू था विटामिन डी की सीवियर डिफिशियंसी। जी हाँ, विटामिन डी का जो मिनिमम लेवल है एक हेल्दी बोन के लिए वो होता है एटलीस्ट 30 mg/ml, लेकिन मेरा विटामिन डी लेवल था ओनली 13 mg/ml, जो कि सीवियर डिफिशियंसी है और बहुत ही कम लेवल विटामिन डी का है। अब अगर बात करें कि विटामिन डी की इम्पोर्टेंस क्या है बोन हेल्थ में, तो आप सबको पता है बोन का मेन कंपोनेंट होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम का मेन सोर्स होता है मिल्क, तो हम लोगों को लगता है दूध पी लिया हड्डियां बहुत स्वस्थ है, लेकिन कैल्शियम को बोन में एब्जॉर्ब होने के लिए उसको नीड पड़ती है विटामिन डी की। अगर विटामिन डी बॉडी में नहीं है या कम है तो कैल्शियम हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और हड्डियां धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाती है, जिससे कि बोन फ्रैक्चर का या फिर बोन के बेंड होने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात आती है कि विटामिन डी के मेन सोर्स क्या हैं। जैसा कि आप सबको पता है सबसे मेन सोर्स विटामिन डी का माना जाता है सनलाइट। लेकिन सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने थोड़ा सा सूरज की रोशनी में गए और आपको विटामिन डी मिल गया। तो सनलाइट से ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी डल गया, ऐसा का ऐसा। जी नहीं, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल होता है और इसी कोलेस्ट्रॉल को सनलाइट के अंदर प्रेजेंट यूवी रेज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है और यही इनएक्टिव विटामिन डी बाद में हमारे लिवर में जाकर के एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से सनलाइट हमें हेल्प करता है विटामिन डी को हमारी बॉडी के अंदर ही बनाने में। सेकेंड सोर्स ऑफ विटामिन डी हमारा डाइट होता है, जिसमें कि मेन सोर्स होते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड और वेजिटेरियन फूड में मिल्क, कर्ड, नट्स एक्सेट्रा इसके सोर्सेज होते हैं।
तो हेल्दी लेवल ऑफ विटामिन डी को बॉडी में मेंटेन करने के लिए हमें डायरेक्ट सनलाइट कांटेक्ट भी रखना चाहिए और हमारी डाइट में भी विटामिन डी को इंक्लूड करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि सनलाइट एक्सपोजर से आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी पूरी होगी या नहीं हो पाएगी। पहला रीजन होता है सनलाइट एक्सपोजर टाइम, कि आप किस टाइम सनलाइट में जाते हैं। अगर आप मॉर्निंग के टाइम सनलाइट लेंगे तो उस टाइम यूवी रेज वीक होती हैं, तो वो आपकी बॉडी में इनफ विटामिन डी नहीं बना पाएंगी। सेकेंड फैक्टर होता है स्किन एक्सपोजर टू सनलाइट। अगर आप पूरा कवर होकर के सनलाइट में जाएंगे तो भी आपकी बॉडी में इफेक्टिवली विटामिन डी नहीं बन पाएगा, तो आपको डायरेक्ट स्किन का एक्सपोजर करना चाहिए सनलाइट के साथ। थर्ड फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है कि सनलाइट में कितना विटामिन डी बनेगा, वो होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट, कि आप कितनी देर के लिए सनलाइट में जाते हैं। तो लगभग आपको 20 to 30 मिनट्स सनलाइट में जाना चाहिए। अगर आप बहुत अर्ली मॉर्निंग में सनलाइट जाएंगे तो बहुत वीक यूवी रेज होंगी। अगर आप दोपहर में जाएंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग यूवी रेज होंगी, जो कि आपकी स्किन को मल्टीपल वेज में हार्म कर सकती है। तो आपको वेदर के अकॉर्डिंग एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सनलाइट, एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ ऑफ सनलाइट में लेना चाहिए। फोर्थ फैक्टर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, वो होता है एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। हर इंसान की बॉडी अलग तरीके से वर्क करती है, अलग कैपेसिटी होती है। तो कई लोग होते हैं जो कि सनलाइट में बहुत कम जाते हैं, स्टिल उनके बोन्स काफी हेल्दी हैं। कई लोग होते हैं लाइक मी जो कि सनलाइट भी बहुत अच्छे से लेते हैं, स्टिल उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। तो इसके पीछे यही कारण है कि हर एक बॉडी अलग तरीके से वर्क करती है, हर एक बॉडी की कैपेसिटी अलग होती है सनलाइट को विटामिन डी में कन्वर्ट करने की। तो आई होप कि आपको नी का स्ट्रक्चर, नी पेन के कॉजेज और सनलाइट और विटामिन डी की इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ आ चुकी है। सनलाइट के साथ आप लोगों को अपनी डाइट में भी रेगुलरली विटामिन डी को कंज्यूम करना चाहिए। विटामिन डी के मेन सोर्सेज नॉन वेजिटेरियन होते हैं, फिशेस एक्सेट्रा, पर वेजिटेरियन ऑप्शन भी कम नहीं होते। आपको रेगुलरली मिल्क, कर्ड, नट्स एक्सेट्रा कंज्यूम करने चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में विटामिन डी कंटिन्यूसली सप्लाई होता रहे और कभी भी इसकी कमी ना हो। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बोन हेल्थ के लिए जितना जरूरी है कैल्शियम, उतना ही जरूरी है विटामिन डी। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ऑन एन एवरेज आप लोग सन से कितना एक्सपोजर करते हैं पर डे, और आप लोग कौन से असली अपनी डाइट में विटामिन डी को इंक्लूड करते हैं या नहीं। और साथ ही शेयर करना इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि ना जाने किसको इस वीडियो की जरूरत हो, उन्हें खुद इस चीज की अवेयरनेस ना हो कि उनकी बोन हेल्थ डिक्लाइन हो रही है और उनको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। I wish you all stay healthy and happy. Thank you so much for watching the video. Bye bye.